यूनिट्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यूनिट्स डिफरेंट है। सिंपल अगर मैं बताऊँ 3 यूनिट्स है। ग्लोबल हेक्टेयर्स में काउंट होती है, यानी जब हम 4.5 ग्लोबल हेक्टेयर पर कैपिटा कहते हैं अगर इंसान की, अगर ग्लोबल कहते हैं 4.5 लेट्स है 20 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर लेट्स है, तो ये ग्लोबल वैल्यू हुई, फिर पर कैपिटा यूज नहीं करते। इज इट क्लियर? तो और तीसरा, इन नंबर ऑफ प्लैनेट्स needed to maintain to support humanity life। ये 2-3 यूनिट्स है, आगे इसमें देख रहे हैं। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन अ ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, एक आम हेक्टर है जो 100 बाई 100 मीटर एरिया को कहते हैं। 100 मीटर एक साइड और 100 मीटर दूसरा साइड, तो इसको हेक्टेयर कहते हैं। लेकिन ग्लोबल हेक्टेयर इज समथिंग डिफरेंट। GHA इसका सिंबल है। One global hectare is the world's annual amount of biological production for human use and human waste assimilation per hectare of biologically productive land। ठीक है, एंड फिशरीज। वन ग्लोबल हेक्टेयर क्या है? वर्ल्ड्स एनुअल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन फॉर ह्यूमन यूज एंड ह्यूमन वेस्ट एसिमिलेशन पर हेक्टेयर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड एंड फिशरीज। क्या है कि वर्ल्ड्स, इस किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि वर्ल्ड्स एनुअल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, यानी पूरी दुनिया की जो एनुअल अमाउंट है पर ईयर, अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन है ह्यूमन यूज के लिए और किसके लिए? ह्यूमन वेस्ट एसिमिलेशन के लिए। कितने बायोलॉजिकल प्रोडक्शन अमाउंट है, ठीक है, पर हेक्टर, यानी डिवाइड बाय पर हेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड एंड फिशरीज, यानी इसको हम वन ग्लोबल हेक्टर कहते हैं। आसान मतलब पर हेक्टर ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड फिशरी पीली पे क्या है? वर्ल्ड एनुअल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव फॉर ह्यूमन। तो ये तो आसान है कि दुनिया के एनुअल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन जो है किसके लिए? ह्यूमन यूज और ह्यूमन वेस्ट सिमुलेशन के लिए। लेकिन कितने एरिया पे? पर हेक्टर ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड फिशरीज, यानी पर हेक्टर वर्ल्ड एनुअल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो ये एवरेज पर ईयर इसकी वैल्यू चेंज होती है, आगे हम पढ़ेंगे। मतलब पर हेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड एंड फिशरी कितनी एनुअल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन होता है ह्यूमन यूज और ह्यूमन वेस्ट एसिमिलेशन के लिए। A global hectare is a biological productive hectare with world's average biological productivity for a given year। ये तो मैंने बताया। ग्लोबल हेक्टेयर क्या है? बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव हेक्टेयर कहते हैं इसको, यानी जो जमीन बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव से मुराद रिसोर्स प्रोवाइड करना, फूड उगाना, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वगैरह, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट वगैरह, वेस्ट एसिमिलेशन वगैरह, ये सब आते हैं। तो ये सब बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव हेक्टेयर हुआ विद वर्ल्ड एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी फॉर अ गिवन ईयर। तो क्या हुआ? बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव हेक्टेयर विद वर्ल्ड एवरेज बायोलॉजी, यानी एक हेक्टर जमीन है बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड का, पर ईयर वो कितना बायोलॉजिकल प्रोडक्शन कर रही है, एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, एनुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब एक कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया का हम बात, पूरी दुनिया की जो एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है पर बायोलॉजिकली प्रोडक्ट, या पर हेक्टर आसान कर दे, ठीक है, लेकिन पर हेक्टर इसमें आम हेक्टर इस वजह से हम नहीं लेते कि जमीन बंजर है, प्रोडक्टिव नहीं है, यूज नहीं है उसका हमारे इन चीजों में, तो फिर इस वजह से बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड का एक हेक्टर विद अ वर्ल्ड एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी फॉर अ गिवन ईयर। समझ आ रहा है? मतलब एक हेक्टर जमीन जो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव हो, और कितनी बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव हो? एनुअल, यानी वो एक हेक्टर जमीन, यानी लेट्स से 2020 में बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, लेट्स से एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर वर्ल्ड एनुअल, सॉरी 2020 में या 2021 में, लेट्स से हम ये समझे, सपोज करें कि एक हेक्टर जमीन जो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव है वो लेट्स से 5 बायोलॉजिकल प्रोडक्शन कर रही है, 5 ग्लोबल हेक्टर या 5 बायोलॉजिकल प्रोडक्शन कर रही है। तो ये क्या हुआ? एक ग्लोबल हेक्टर हुआ, यानी एक हेक्टर जमीन जिस पे कितना बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, या जिसकी बायोलॉजिकल कैपेसिटी कितनी हो, एवरेज वर्ल्ड एनुअल बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है, यानी 2020 की एनुअल बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी रेट लेट्स है ये है कि 10। तो एक हेक्टर जमीन जो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव है उस पे अगर
कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उस पे 10 ग्लोबल हेक्टर बायोलॉजिकल प्रोडक्शन हो रही है, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, 1 ग्लोबल हेक्टर। आम हेक्टर नहीं है, एरिया सिर्फ, ठीक है, इसे याद रखिए। ग्लोबल प्रोडक्टिविटी के साथ इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि एनुअल ग्लोबल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर एक जमीन कर रही है, इसको 1 ग्लोबल हेक्टर कहेंगे। तो ये आगे एक्सप्लेन हो रहा है कि फॉर यूएस है फुटप्रिंट रिजल्ट आर ऑफन प्रेजेंटेड इन, दूसरा यूनिट क्या है, ग्लोबल एकर्स है रादर देन ग्लोबल हेक्टेयर्स। इज इट क्लियर? यानी आर ऑफन प्रेजेंटेड इन ग्लोबल एकर्स रादर देन ग्लोबल हेक्टेयर्स। तो उधर ग्लोबल हेक्टेयर के बजाय ग्लोबल एकर यूज होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिजल्ट्स could also be reported in country specific hectares. Ecological footprint results could also be reported in country specific hectares such as Austrian or Danish hectare. बाज़ जगहों पे यानी ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलिया की अपनी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है और उसका अपना क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, तो उस बेस पे अक्सर हम कंट्री स्पेसिफिक यूनिट यूज करते हैं क्योंकि उनके अपनी प्रोडक्टिविटी, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी होती है और अपनी ही एक डिमांड होता है, तो उस बेस पे उनके लिए फिर अपने हेक्टेयर्स बनाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन और डेनिश हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर विद एवरेज ऑस्ट्रियन और डेनिश प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको कहा कि उनके प्रोडक्टिविटी के बेस पे हम फिर हेक्टर्स बनाते हैं, तो उसको हम ऑस्ट्रियन, यानी जब आप ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्टिविटी लेते हैं इन कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड एनुअल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन वैल्यू, ठीक है, वर्ल्ड एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हम ले रहे हैं ना पर हेक्टर, तो ये तो ग्लोबल हेक्टेयर हुआ। लेकिन अगर आप एक कंट्री का की प्रोडक्टिविटी, एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ले और एक हेक्टर के लिए उसको कंसिडर करें, तो फिर ये 1 ऑस्ट्रियन या 1 हेक्टेयर स्पेसिफिक टू दैट कंट्री, तो ऑस्ट्रियन डेनिश प्रोडक्टिविटी अगर आपने कंसिडर की तो फिर इसको कंट्री स्पेसिफिक हेक्टेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑस्ट्रियन और डेनिश प्रोडक्टिविटी। Global hectare is the accounting unit for the ecological footprint and biocapacity accounts. ग्लोबल हेक्टेयर क्या चीज है, ठीक है, ये अब उधर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसमें वजाहत करते हैं। ग्लोबल हेक्टेयर ये एक अकाउंटिंग यूनिट है जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसमें हम काउंट करते हैं, मतलब इसमें हम मेजर करते हैं, और बायोकैपेसिटी को भी क्या करते हैं, बायोकैपेसिटी इसके बिल्कुल तकरीबन आप अपोजिट कंसिडर कर सकते हैं। बायोकैपेसिटी ग्लोबल हेक्टेयर में भी एक्सप्रेस होती है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी ग्लोबल हेक्टेयर में एक्सप्रेस होते हैं। दीज प्रोडक्टिविटी वेटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव हेक्टेयर्स अलाउ रिसर्चर्स टू रिपोर्ट बोथ द बायोकैपेसिटी ऑफ द अर्थ और रीजन एंड द डिमांड ऑन अ कैपेसिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। मतलब ये हमारे लिए काम आसान कर देता है कि बायोकैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अगर एक ही सेम यूनिट में हम एक्सप्रेस करें तो ये आसान हो जाता है कंपैरिजन, कि बायोकैपेसिटी से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अगर ज़्यादा हुआ तो हम कहते हैं ये मुल्क खसारे में है, अगर बायोकैपेसिटी ज़्यादा है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसकी डिमांड कम है तो फिर क्या हुआ, ये क्रेडिट में है, ठीक है, यानी फ़ायदा है उसको। ग्लोबल हेक्टेयर आर नीडेड बिकॉज डिफरेंट लैंड टाइप हैव डिफरेंट प्रोडक्टिविटी। अब ग्लोबल हेक्टेयर की जरूरत क्यों है, ग्लोबल मतलब ग्लोबली हम यूज करते हैं इस वैल्यू को ताकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में उतार चढ़ाव ना हो। अगर हम, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में हर कंट्री की ज़मीन या डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ ये वेरी करते हैं, यानी पाकिस्तान की ज़मीन है, इंडिया की ज़मीन है, अमेरिकन है, यूके है, यूरोपियन है, रशियन है, तो हर एक की बायो कैपेसिटी में फ़र्क है या प्रोडक्टिविटीज़ में क्या है, फ़र्क होता है। ये तो हमने इकोसिस्टम में पढ़ा कि प्रोडक्टिविटी हर ज़मीन के सेम नहीं होती, तो प्रोडक्टिविटी अगर डिफरेंट है तो फिर आप यूनिवर्सलाइज एक यूनिट किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी आप उधर उसकी प्रोडक्टिविटी रशिया की कम है लेट से और पाकिस्तान की ज़्यादा है, तो जब आप इनकी वैल्यू लेंगे और उसकी वैल्यू लेंगे तो फिर तो दोनों में डिफरेंट आएगी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से ग्लोबल हेक्टेयर के प्रोडक्टिविटी को अर्थ सरफेस पे जर्नलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल अ ग्लोबल हेक्टेयर ऑफ किस तरह डिफरेंट होता है, अ ग्लोबल हेक्टेयर ऑफ क्रॉपलैंड would occupy a smaller physical area than the much less biological productive pasture land. सिंपल, क्रॉपलैंड है हमारे खेत से, हम उसमें फर्टिलाइजर भी डाल सब कुछ डाल रहे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या है, ज्यादा नहीं है। तो एक ग्लोबल हेक्टेयर क्रॉपलैंड के लिए कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। समझ आ रहा है, मतलब इधर हेक्टेयर वर्ड यूज हो रहा है लेकिन इन रिलेशन टू प्रोडक्टिविटी है। तो हम क्या करेंगे कि लेट से
पास्चर लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। पास्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। तो पास्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम, ठीक है, पास्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम और क्रॉपलैंड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा। तो फिजिकल एरिया इन वन ग्लोबल हेक्टेयर ऑफ अ क्रॉपलैंड, ये छोटी जगह होगी एज कंपेयर टू वन ग्लोबल हेक्टेयर इन अ पास्चर लैंड, क्योंकि सेम प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए पास्चर लैंड की ज्यादा एरिया चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब एवरेज वर्ल्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की वैल्यू लेट से 4.5 है, तो 4.5 प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप लैंड क्या है, वो उसकी छोटी रीजन दरकार है। वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन रेट हाई है उसका, लेकिन पास्चर लैंड इतनी प्रोडक्टिव नहीं है। तो लेट से यही 4.5 प्रोडक्शन करने के लिए पास्चर लैंड की इसके 2 गुना 3 गुना, वो फिर डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि पास्चर लैंड और क्रॉप लैंड की प्रोडक्टिविटी में कितना फर्क है। तो उधर लेट से 5 मीटर की एरिया चाहिए और इधर 2 मीटर की एरिया चाहिए। वजह क्या है? प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है। तो क्रॉप लैंड की 2 मीटर एरिया कितना प्रोडक्शन कर रही है? इट मे बी इक्वल टू व्हाट, द 5 मीटर एरिया ऑफ द पास्चर लैंड। इस वजह से ग्लोबल हेक्टेयर का यूनिट बनाया गया। प्रोडक्टिविटी में हम कंसिडर करते साथ में, यानी सिर्फ हेक्टेयर नहीं लेते कि इतने हेक्टेयर एरिया इतने, ग्लोबल हेक्टेयर कंसिडर करते। ग्लोबल हेक्टेयर से मतलब कि आप जरब देंगे, आप क्या करेंगे, आप एक वर्ल्ड की जो एनुअल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है पर हेक्टर, वो हम लेंगे कि एक कंट्री की कितनी जमीन उतनी प्रोडक्शन कर रही है, कितनी जमीन एरिया। तो अब यहाँ पे हेक्टर जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैंने आपको कहा कि पास्चर लैंड का ज्यादा एरिया उतनी प्रोडक्शन कर सकेगी वर्ल्ड की एवरेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, और क्रॉप लैंड की कम एरिया। तो इस वजह से कह रहे हैं कि a global hectare of cropland would occupy a smaller physical area than the much less biological productive pasture land, as more pasture would be needed to provide the same biocapacity as 1 hectare of cropland। यानी 1 हेक्टर ऑफ क्रॉपलैंड जितना बायोकैपेसिटी प्रोवाइड कर रही है, तो पास्चर लैंड की उतनी, यानी 1 हेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकती। समझ आ रहा है? तो जितनी बायोकैपेसिटी 1 हेक्टर क्रॉपलैंड में है, उतनी बायोकैपेसिटी 1 हेक्टर पास्चर लैंड में नहीं हो सकती। तो वो ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड होगी कि उतनी ही बायोकैपेसिटी प्रोवाइड कर सके पास्चर लैंड। ठीक हुआ? बिकॉज वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी वेरी स्लाइटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये एक और अहम बात है कि वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी वेरी करती है ईयर से ईयर। इस वजह से वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी हमने लिया, वो कंसिडर करेंगे आप। द वैल्यू ऑफ ग्लोबल हेक्टेयर में चेंज स्लाइटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। इस वजह से द वैल्यू ऑफ ग्लोबल हेक्टेयर में चेंज स्लाइटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक हुआ? क्योंकि वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी आप कंसिडर करते हैं पर हेक्टर, तो इस वजह से आपकी वैल्यू भी हर साल चेंज होगी। ग्लोबल हेक्टेयर की वेटेज मतलब कि वो कितने, तो ग्लोबल हेक्टेयर वैल्यू इस वजह से वक्त के साथ चेंज होती है पर ईयर। हेक्टेयर इज इक्वल टू, आम हेक्टेयर की बात करें, एरिया का जो यूनिट है, इज इक्वल टू 1/100 ऑफ अ स्क्वायर किलोमीटर और 10,000 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10,000 स्क्वायर मीटर हुए ना। मैंने आपको कहा कि 1 हेक्टेयर 100 क्रॉस 100 मीटर एरिया को कहते हैं, और दूसरा यूनिट 2.47 एकड़। हेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ सॉकर फील्ड। सॉकर फील्ड के बराबर होता है सॉकर, और एक फुटबॉल होता है। सॉकर फील्ड बड़ा होता है। फुटबॉल का अगर फील्ड लेंगे तो 1 हेक्टेयर जो है वो इक्वल होता है 2 फुटबॉल ग्राउंड के या 1 सॉकर ग्राउंड के। तो सॉकर और फुटबॉल में आम लोगों को पता नहीं होता, फर्क है। ये फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसकी वेट तकरीबन 50-53 मीटर होती है, लेकिन दूसरे साइड पे सॉकर की फील्ड की या ग्राउंड की जो वेट है वो 100 मीटर होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कह रहे हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100/100 मीटर एरिया और 2.47 एकड़, 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर या 1 लार्ज सॉकर फील्ड के बराबर।
ठीक हुआ। ग्लोबल हेक्टेयर, हेक्टेयर विद वर्ल्ड एवरेज बाय एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिसोर्स एंड अब्सॉर्ब वेस्ट। ये मैंने वो हेक्टेयर जो कितनी बायो कैपेसिटी रखती है, वर्ल्ड की एवरेज बायो कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, वर्ल्ड की एवरेज जो हम लेते हैं, तो ये याद रखिए वो हेक्टेयर जो वर्ल्ड की एवरेज प्रोडक्टिविटी लेती है, यानी वर्ल्ड की एवरेज बायो कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, यानी रिसोर्स प्रोडक्शन और एब्जॉर्ब वेस्ट। हाउ टू कन्वर्ट अ हेक्टेयर टू ग्लोबल हेक्टेयर, टू कन्वर्ट एन एवरेज हेक्टेयर ऑफ क्रॉपलैंड टू ग्लोबल हेक्टेयर, आप आम हेक्टेयर को किस तरह ग्लोबल हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्रॉपलैंड का एग्जाम्पल, इट इज मल्टीप्लाई बाय द क्रॉपलैंड इक्विवेलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंस फैक्टर क्या है ये आगे आएगा, ठीक है, इक्विवेलेंस फैक्टर क्या है ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम जब एक आम हेक्टेयर को ग्लोबल हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हम उस रीजन यानी एक सिटी है उसकी इक्विवेलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आम हेक्टेयर को, ठीक है, या एक क्रॉपलैंड है, खेत है, उसकी जो इक्विवेलेंस फैक्टर है उसको कन्वर्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे हेक्टेयर के साथ, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 ग्लोबल हेक्टेयर की वैल्यू आएगी। यानी लेट्स से एवरेज हेक्टेयर, टू कन्वर्ट एन एवरेज हेक्टेयर ऑफ अ क्रॉपलैंड, एक हेक्टेयर क्रॉपलैंड का कन्वर्ट करना इनटू ग्लोबल हेक्टेयर, इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल उस हेक्टेयर को मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इक्विवेलेंस फैक्टर के साथ। Ecological footprint expressed in, the ecological footprint can also be expressed in, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ ना कि हाउ टू कन्वर्ट अ हेक्टेयर टू ग्लोबल हेक्टेयर, बस आम हेक्टेयर को किस तरह ग्लोबल हेक्टेयर में कर, आम हेक्टेयर एरिया का यूनिट है, ग्लोबल हेक्टेयर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का यूनिट है, ठीक है, ये यानी बायो कैपेसिटी, वर्ल्ड की एवरेज बायो कैपेसिटी रखने वाली साइज की जमीन, ठीक है, तो ये इसको क्रॉपलैंड इक्विवेलेंस फैक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ आपके पास ग्लोबल हेक्टेयर में कन्वर्जन हो जाएगी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्सप्रेस्ड इन, ये तीसरा यूनिट है, नंबर ऑफ प्लैनेट्स, नंबर ऑफ प्लैनेट्स में अक्सर नंबर ऑफ प्लैनेट किस तरह के एक इंसान यानी ह्यूमैनिटी पूरे अर्थ को उसकी रिसोर्सेज को किस रेट से इस्तेमाल कर रही है, तो कितनी दुनियाएं चाहिए, कितने प्लेनेट ऑफ अर्थ चाहिए ताकि लाइफ मेंटेन रख सके उस ह्यूमैनिटी की। तो the ecological footprint can also be expressed in number of planets with one planet representing the biological capacity of the earth in a given year, यानी एक प्लेनेट यूनिट अगर हम ले तो एक प्लेनेट मतलब कि हमारे इस एक प्लेनेट की नेचुरल कैपेसिटी क्या है, रिसोर्स रिसाइकलिंग की, रिसोर्स प्रोडक्शन की, वेस्ट एसिमिलेशन की। सो वन प्लेनेट कितने रिप्रेजेंट करती है, द बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इन अ गिवन ईयर, एक साल में अर्थ की बायोलॉजिकल कैपेसिटी कितनी है, तो अगर हम उससे ज्यादा इस्तेमाल करें इट मीन्स कि हमें एक से ज्यादा दुनियाएं चाहिए, अगर हम इसका डबल इस्तेमाल कर रहे हैं, डिमांड मतलब हमारा ज्यादा है, डबल है, जितनी बायोलॉजिकल कैपेसिटी है अर्थ की और हम उसके डबल इस्तेमाल करते हैं एक साल में, तो इट मीन्स के हमें दो दुनियाएं चाहिए सर्वाइव करने के लिए ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये देखे हाउ मेनी अर्थ डू वी नीड, तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू है यूएसए की, ऑस्ट्रेलियन की, साउथ कोरियन की। इफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव लाइक, अगर हम यूएसए लोगों की तरह रहते हैं तो यूएसए वालों की जो पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू है वो तकरीबन 5 या 4.5 इस तरह है, तो 5 इज फॉर मोर, यानी 5 मतलब क्या है, 5 मतलब कि अगर सारी दुनिया के इंसानियत यूएसए के स्टाइल में, यूएसए के लोगों के एक अमेरिकन के स्टाइल में लाइफ गुजारते हैं, यानी वो रिसोर्स ज्यादा बहुत इस्तेमाल कर रहे, ओवर यूज कर रहे, तो फिर हमें 5 प्लैनेट्स चाहिए। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन तो उसकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू 4.1 है पर कैपिटा, एक ऑस्ट्रेलियन की यानी रिसोर्स यूज और वेस्ट एसिमिलेशन की को हैंडल करने के लिए 4.1 प्लैनेट्स चाहिए, और इस तरह देख सकते हैं इंडिया के 0.7, यानी ये इनकी डिमांड कम है, यानी एक एक ऑस्ट्रेलियन एक एक इंडियन कम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जितना उनकी बायो कैपेसिटी, यानी पूरी इंडिया की बायो कैपेसिटी जितनी है, ठीक है, उससे हर इंसान उसके अंदर जो है इंडियन जो है वो कम इस्तेमाल करें, डिमांड कम है
इंडिया का टोटल बायो कैपेसिटी ज़्यादा और डिमांड कम है। ठीक है, ये 2018 के अकाउंट्स है। ये देखे ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट 2018 के अकाउंट्स है और रिकॉर्ड है। तो इसमें आप देखे ये जितनी भी हायर डेवलप्ड कंट्रीज है ये मसला काज कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पर कैपिटा वैल्यू ये बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, इफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव लाइक यूएसए तो फिर 5, इफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव लाइक एन ऑस्ट्रेलियन तो 4.1, साउथ कोरियन इस तरह। हाउ मेनी प्लैनेट्स वुड वी नीड इफ एवरीवन लिव लाइक अ रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए एक एक तो अवेलेबल है सबके लिए, अगर यूएसए के साथ रह रहे तो एक अवेलेबल है, लेकिन 4 का डेफिसिट है। दूसरा प्लेनेट तो नहीं है, तीसरा प्लेनेट नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, तो 4 दुनियाएं, मतलब ये बहुत जल्दी अगर हर इंसान उस तरह रह रहे तो बहुत जल्दी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यू कैन से क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो डिस्टाइन है, लेकिन ठीक है यहाँ पे हम जनरली ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेस को या दुनिया को, उसकी एबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग से बहुत ज़्यादा फास्टर यूज़ कर रहे हैं यूएसए वाले, फिर यूके इस तरह ऑस्ट्रेलियन देके ये साल ब साल ये चेंज होती है। तो वर्ल्ड एवरेज देके कि पूरी दुनिया के इससे इसका जब फिर एवरेज निकाले सारे कंट्रीज के इस पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू से हम निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि वर्ल्ड एवरेज जो है 1.4 है, यानी हम 40% फास्टर इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया के रिसोर्सेज को, यानी हमें 1.5 प्लेनेट चाहिए रिसोर्सेज के लिए। How many earth does it take to support humanity? How many earth does it take to support humanity? तो ये मैंने आपको बताया कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये नॉर्मल कैपेसिटी है अर्थ की। ठीक हुआ, ये नॉर्मल कैपेसिटी है अर्थ की। ठीक हुआ, तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू अगर ये इससे अबव आती है और ये साथ बसात ये साल देके 2010 में 2020 में और भी हाई, तो ये हाई से एक्सपेक्टेड ये है, अगर नॉर्मल जिस तरह रूटीन चल रहा है और जिस तरह हम इस्तेमाल करें यही हालत रही, यही कंडीशन रही, तो अर्थ पर क्या होगा, ये 2 प्लैनेट्स हमें चाहिए, यानी फिर हम और भी ज़्यादा ओवर फास्ट यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अर्थ को। लेकिन अगर हम कम कर रहेंगे अपने इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिमांड को, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा क्या होगा, ये कम होता जाएगा और हम इसी लेवल पे आ जाएंगे जो अर्थ की नॉर्मल बायो कैपेसिटी है। ओवरशूट डे क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इधर क्लियर हुआ कि कितने प्लैनेट्स, अगर हम यूएसए की तरह रहते तो उसकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू नंबर ऑफ प्लैनेट्स में 5 है, ऑस्ट्रेलियन की 4.1 है, साउथ कोरिया की 3.5 है, रशियन की 3.3 है, जर्मन की 3 है, स्विट्जरलैंड की इस तरह। तो जितने ये डेवलप्ड कंट्री है इनकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू नंबर ऑफ प्लैनेट्स में बहुत हाई, तो ये नंबर ऑफ प्लैनेट्स एज अ यूनिट फॉर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो पूरे ये मैंने आपको कहा कि 5 प्लैनेट्स अगर 1 है ये, तो इट मीन्स कि हम सेम रेट से बायो कैपेसिटी जितनी है उसी रेट से हम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बायो कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है एक मुल्क की, यानी बायो कैपेसिटी मतलब कि रिसाइकलिंग वगैरह में इसका रोल पूरी दुनिया में वो ज़्यादा है और इसका डिमांड कम है, इस्तेमाल कम है, तो फिर इसकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू इन नंबर ऑफ प्लैनेट्स 1 से कम आएगी, जिस तरह इंडिया की 4 है। यानी इसके पास जितनी रिसोर्सेज है और बायो कैपेसिटी है पूरी इंडिया की वो ज़्यादा है एज पूरे अर्थ के अंदर कंट्रीब्यूशन इसके ज़्यादा है, और इसका खुद इस्तेमाल जो इनके लोगों का है वो क्या है, कम है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स क्या है। ठीक है, यानी डिफरेंट लेवल्स मैंने आपको भाई सिटी लेवल पे भी कंट्री लेवल पे भी इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कंसेप्ट यानी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पूरे अर्थ ग्लोब के लेवल पे। इस तरह एक कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये इस तरह हम इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के लिए इस्तेमाल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह एक रीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप एक अंदर एक इलाके ग्रासलैंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह टुंड्रा के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ अ सिटी, इस तरह एक सिटी के लिए न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है, लंदन है, ये कैलिफोर्निया है,
वैंकूवर है, ये सब इसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इनके लिए बस इनके डिमांड्स क्या है, पूरे साल में कितने यू कंजम्पशन है रिसोर्सेज की, और ये वेस्ट जितना जनरेट कर रहे हैं उसकी रिसाइकलिंग की, इन दोनों के लिए कितने एरिया चाहिए, तो हम एरिया में इसको शो करते हैं। ठीक हुआ। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी अर्थ नंबर, ये एरिया नहीं है, एरिया है ना, कि हम कहते हैं दो दुनियाएं चाहिए, 3 दुनियाएं चाहिए, अगर हम इस स्टैंडर्ड के लाइफ गुजार रहे हैं यूएसए वाले तो 5 दुनियाएं चाहिए, तो ये सरफेस एरिया नहीं है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ सिटी, इस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, उसके डिमांड्स और उसके बायो कैपेसिटी यानी प्रोडक्शंस वगैरह दोनों कंपेयर करके हम ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनके पॉलिसीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फॉर एन एक्टिविटी प्रोडक्शन, ठीक है, यानी प्रोडक्शन, एक बंदा है, कोई काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी, एक्टिविटी एक इंसान कर रहा है, एक फैक्ट्री कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो उस एक्टिविटी की भी हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकाल कर सकते हैं। इंडिविजुअल और पर्सन, ये तो पर कैपिटा, बार बार मैंने आपको कहा कि एक इंसान की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के, एक इंसान के कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, और वेस्ट एसिमिलेशन, इन दोनों के लिए कितने सरफेस एरिया चाहिए, कितने ग्लोबल हेक्टेयर्स चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, 6 है। वो 6 कौन से है, ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ 6 लैंड यूज टाइप फॉर ह्यूमन एक्टिविटी विच ऑल कंपीट, यानी 6 किस्म के इंसान के इस्तेमाल है लैंड के या अर्थ के, वो 6 कौन से है, इन्होंने ये कैटेगरीज बनाया है कि मेन कंपोनेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या चीजें काउंट करते हैं, तो एक क्रॉपलैंड यूज है, ह्यूमन क्रॉपलैंड, एरेबल लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, एनिमल फीड, फाइबर, ऑयल एंड रबर, तो ये इसका एक इस्तेमाल है ना, ठीक है, ये एक इस्तेमाल है अर्थ का, तो क्रॉपलैंड एक वन कंपोनेंट, ठीक है, यानी हम ह्यूमैनिटी के क्रॉपलैंड यूज भी देखते हैं कि कितने क्रॉपलैंड रिक्वायर्ड है या उसके अंदर है एक कंट्री वगैरह में, विच आल compete फॉर बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव स्पेस। सो ह्यूमन 6 किस्म के लैंड यूज करते हैं, उसमें एक क्रॉपलैंड, यानी उसके लिए क्रॉपलैंड चाहिए फूड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, इंसान को अपनी खुराक वगैरह यानी सब्जियां वगैरह उगाते नहीं है हम ये सब, या अपने एनिमल्स को फीड करवाने के लिए ये भी, ठीक है, पास्चर लैंड, ग्रेजिंग एनिमल्स, तो वो भी है, लेकिन यहाँ पे फिर ये अलहदा लिया है पास्चर लैंड, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल फॉर मीट, हाइड्स, वूल एंड मिल्क, फिर एनिमल्स को यानी लाइफ स्टॉक वगैरह इस्टेब्लिश करना, तो क्रॉपलैंड तो अलहदा है, उसमें कभी कभी हम एनिमल को भी देते हैं ना, घास वगैरह देते हैं, और पास्चर लैंड फिर अलहदा भी है कि हम एनिमल को ग्रेस करते हैं, उधर पास्चर लैंड है, यानी वो एरिया भी आप लेंगे इसमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में कि पास्चर लैंड कितना चाहिए एक सिटी को या एक इंसान को, कि इसको इसके लिए हाइड्स मतलब ये चमड़ा वगैरह, गोश्त वगैरह प्रोवाइड कर सके, वूल प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इस तरह मिल्क वगैरह प्रोवाइड कर सके, तो पास्चर लैंड भी एक नीड है इंसान की, तो ये भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक कंपोनेंट है, मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है उसमें। बैटरी फॉरेस्ट लैंड, हार्वेस्टिंग टिम्बर फॉर वुड, फाइबर एंड फ्यूल वुड, हार्वेस्टिंग टिम्बर, फॉरेस्ट लैंड भी कितने चाहिए, यानी एक इलाका है तो, या एक इंसान है अपने घर में लकड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करता है, डोर्स विंडोज वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है, इस तरह और भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के लीव्स वगैरह, एक्सट्रैक्ट्स वगैरह, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये फॉरेस्ट लैंड यूज है एक इंसान का, तो ये भी डिमांड है अर्थ के सरफेस पे एक इंसान की, तो डिमांड में ये भी आता है, क्रॉप लैंड भी आता है, पास्चर लैंड भी आता है, फॉरेस्ट, यानी ये इंसान के इस्तेमाल है इन दुनिया से। कितने किस्म के, 6 है, क्रॉप लैंड के फार्म में, पास्चर लैंड के फार्म में, फॉरेस्ट लैंड के फार्म में, और फिशिंग ग्राउंड्स के फार्म में, फार्म्स वगैरह, या मेरीन इकोसिस्टम है, लेक्स है, पोन्ड्स है, जो इनको खुराक के फार्म में फिश प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे चारसद्दा में लेट से कितने, या पाकिस्तान में कितनी फिश कंज्यूम होती है, वो पर सिटी ले सकते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, या पर कंट्री ले सकते हैं, तो फिशिंग ग्राउंड कितने रिक्वायर्ड है,
तो एक इलाके में एक खास अमाउंट ऑफ फिश कंजम्पशन होती है पर ईयर, तो वो भी आप काउंट करेंगे कि इतने फिश ग्रो करने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, कितने तालाब चाहिए, कितने पानी का एरिया चाहिए। समझ आ रहा है? बिल्ट अप लैंड, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाउसिंग, घर बनाने के लिए कितनी जमीन चाहिए, ये भी आप इसके रिसोर्स में काउंट करेंगे। यानी एक कंपोनेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ये है, ये भी काउंट होता है। या अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश करने के लिए ये भी बिल्ट अप लैंड में आते हैं। CO2 लैंड, इस तरह कार्बन लैंड, लैंड रिक्वायर्ड टू सिक्वेस्टर द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ये तो मैंने आपको बताया कि एक इंसान है, घर में चूल्हा जला रहे, ये सब जला रहे, या एक कंट्री है तो उसमें गाड़ियां वगैरह घूमते फिरते नहीं है, या एक इंसान है अपनी गाड़ी, तो एक इंसान या एक कंट्री में कितने फॉसिल फ्यूल जलते हैं और उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उसके कार्बन उतने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिसाइकलिंग के लिए, सिक्वेस्टरिंग के लिए कितना एरिया चाहिए अर्थ का, बायो प्रोडक्टिव एरिया। ठीक है, तो ये सब आप जमा करेंगे, काउंट करेंगे, इससे आप क्या निकालेंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकालते हैं। यही वही चीज है। ठीक है, कार्बन अकाउंट फॉर द एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम बर्निंग। तो ये 6 मेन टाइप की यूज है। ठीक है ना, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से मैं को लकड़ी वगैरह हम यूज करते हैं। क्रॉप लैंड है, उससे खुराक वगैरह लेते हैं। ग्रेजिंग लैंड में अपने एनिमल्स वगैरह चराते हैं और उससे डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह, गोश्त वगैरह, हाइड्स वगैरह, वूल प्रोडक्ट्स लेते हैं। इस तरह फिशिंग ग्राउंड्स मैंने बताए। तो ये क्या है, ये यूजेज है, ये डिमांड्स है अर्थ से। तो हम जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकालते हैं तो एक इंसान की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कंट्री की, तो ये सब चीजें देखते हैं। लेट्स से मैन कार्बन फुटप्रिंट पर इसको कहते हैं, फॉरेस्ट फुटप्रिंट कहते हैं, क्रॉप लैंड फुटप्रिंट कहते हैं, ग्रेस लैंड, ग्रेजिंग लैंड फुटप्रिंट कहते हैं, फिशिंग या फिशरी फुटप्रिंट कहते हैं, बिल्ट अप लैंड, कितनी जमीन चाहिए घर बनाने के लिए। ठीक है, ये सब। सो द मेजर ऑफ ग्लोबल हेक्टेयर बोथ द इकोलॉजिकल फुट, ये मैंने बताया, 1 ग्लोबल हेक्टेयर रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड with world average productivity। ये मैंने बताया कि the productive capacity of 1 hectare of land with world average productivity। ठीक हुआ। ये एक और डायग्राम कि इंसान का फुटप्रिंट बेस्ड होता है किन चीजों पे, किन कंपोनेंट्स पे, उसके अंदर हम क्या कैलकुलेट, तो फॉरेस्ट यूज, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, ये गाड़ियां वगैरह हम चलाते हैं, एक कंट्री है या एक सिटी है, क्रॉप लैंड, ठीक है, और इस तरह पास्चर लैंड, और बिल्ट अप लैंड अपने घर वगैरह बनाने के लिए, और फिशरी डिमांड। ये एक और फॉर्म में कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट असल में कौन से कंपोनेंट्स में, कार्बन फुटप्रिंट, बिल्ट अप लैंड, फॉरेस्ट फुटप्रिंट, क्रॉप लैंड एंड पास्चर इधर इकट्ठा किया क्योंकि ये रिलेटेड है, और फिशरीज। तो इधर क्रॉप कार्बन फुटप्रिंट एनर्जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट हम, एनर्जी सोर्स फॉसिल फ्यूल्स। बिल्ट अप लैंड सेटलमेंट, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। फॉरेस्ट टिम्बर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप लैंड और पास्चर वो आपको हमने बता दिया, फूड एंड फाइबर, इस तरह सी फूड्स वगैरह प्रोवाइड करने के। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्चुअली क्या करते हैं, इट मेजर हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट कंपेयर टू हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्स। तो शॉर्ट बस आप कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर करता है दो चीज़ों को, कंपेयर करता है, दो चीज़ों को मेजर करता है और कंपेयर करता है। फिर दो चीज़ें क्या है कि इंसानियत कितने तेज़ी से कंज्यूम करते हैं रिसोर्सेस, और कितने तेज़ी से, कितने अमाउंट में जनरेट करती है वेस्ट। और इस तरह दूसरे साइड पे ये भी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी तेज़ी से नेचर एब्जॉर्ब करता है हमारे वेस्ट को और जनरेट करते हैं न्यू रिसोर्सेस को। तो इनको कंपेयर करके पता लगता है कि हम खसारे में है या फायदे में है, ओवर यूज कर रहे या ओवर यूज नहीं कर रहे। सम की कंसेप्ट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कुछ की कंसेप्ट से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में लागू होते हैं। ठीक है, यूज भी होते हैं। तो उसमें ऑलरेडी कुछ हमने पढ़े, वो एक ये है बायोलॉजिकल कैपेसिटी और बायो कैपेसिटी। बायोलॉजिकल कैपेसिटी कैसे कहते हैं, सो बायो कैपेसिटी इज देयर फॉर द इकोसिस्टम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल मटेरियल
used by people and to absorb waste material generated by human under current management scheme and extraction technology। ये तो बस आसान है कि बायो कैपेसिटी किसे कहते हैं कि इकोसिस्टम की कैपेसिटी फॉर व्हाट कि प्रोड्यूस कर सके बायोलॉजिकल मटेरियल को जो इस्तेमाल करते हैं लोग, यानी लोगों के इस्तेमाल करने वाले मटेरियल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी एक जोश, और दूसरी वो कैपेसिटी इकोसिस्टम की कि एब्जॉर्बिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो इकोसिस्टम के दो बड़े एस्पेक्ट्स आते हैं इसमें बायो कैपेसिटी कि बायो कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द इकोसिस्टम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड बाय, यानी इकोसिस्टम की ये कैपेसिटी कि वो बायोलॉजिकल मटेरियल जो ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं किस रेट से, और जो वेस्ट जनरेट करते हैं इंसान उस वेस्ट को अब्जॉर्ब किस तरह से करते हैं और किस हद तक करते हैं, इसको हम उस इकोसिस्टम की बायो कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह। द बायो कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर सर्फेस रिप्रेजेंट इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट व्हाट पीपल डिमांड। ये तो सिंपल आसान है कि पीपल कितना डिमांड कर रहे हैं और ये कितना जनरेट कर रहे हैं। तो अगर ज्यादा जनरेट कर रहे हैं और कम डिमांड है तो फायदा है, अगर ज्यादा डिमांड है और कम जनरेट कर रहे हैं तो लेस बायो कैपेसिटी हम कहते हैं, इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं, बायो कैपेसिटी डेफिसिट हम कहते हैं। बायो कैपेसिटी कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर ड्यू टू क्लाइमेट मैनेजमेंट एंड आल्सो व्हाट पोर्शन आर कंसिडर्ड यूजफुल इनपुट टू द ह्यूमन इकोनॉमी। आसान है, बायो कैपेसिटी बायो प्रोडक्शन तो वेरी कर सकते हैं क्योंकि पूरे साल में ईयर टू ईयर सीजन्स भी चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज भी चेंज होता है, क्लाइमेट्स भी चेंजेस उसमें भी होते हैं, मैनेजमेंट्स में भी चेंजेस आते हैं, मतलब हुकूमत चेंज होते रहते हैं एक इलाके में एक कंट्री में, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इफेक्ट होते हैं, कंपनी वगैरह ख़त्म हुई और ज़्यादा हुई, ये सब चीज़ें। एंड आल्सो व्हाट पोर्शन आर कंसिडर्ड यूजफुल इनपुट टू ह्यूमन इकोनॉमी। और इस तरह बाज़ लोग यानी ह्यूमन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी रीजन्स, तो एक जगह ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी लेकिन ह्यूमन अगर उसको इस्तेमाल नहीं कर रही तो ह्यूमन को उससे फ़ायदा नहीं है इस लिहाज से। ठीक है, डायरेक्ट द बायो कैपेसिटी ऑफ एन एरिया इज कैलकुलेटेड बाय, ये किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल फिजिकल एरिया बाय द यील्ड फैक्टर एंड द अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंस फैक्टर। इन से हम बायो कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, एक एरिया एक कंट्री का या एक इलाके का जिसकी आप बायो कैपेसिटी निकाल सकते हैं, जैसे पाकिस्तान है या चारसदा है या इंडिया है या न्यूयॉर्क है या जो भी ले। ठीक है, और साथ में उसकी यील्ड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और इक्विवेलेंस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। ये क्या चीज़ है आगे इसी में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यील्ड फैक्टर और इक्विवेलेंस फैक्टर याद रखिए। बायो कैपेसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्लोबल हेक्टेयर, ये यूनिट है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल कैपेसिटी या बायो कैपेसिटी आजकल दुनिया भर में क्या कंडीशन है। सो बायोलॉजिकल कैपेसिटी अवेलेबल पर पर्सन और पर कैपिटा। ठीक है, एक ये है कि पर इंसान कितनी बायोलॉजिकल कैपेसिटी अर्थ की है, या कंट्री में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पर कैपिटा बायो कैपेसिटी कितनी है। समझ आ रहे? तो देयर वर 12.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया टोटल। अगर दुनिया में हम देखें पूरे अर्थ को ले तो रफली 12.12 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर्स मौजूद है बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया, बोथ लैंड और वाटर दोनों। तो लैंड का कितना हिस्सा इसमें आता है, 12.12 में 9.8 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर ऑफ लैंड है और 2.4 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर ऑफ वाटर है। इज इट क्लियर? ऑन अर्थ इन 2019, ये 2019 का डाटा है, 2022 का डाटा अभी नहीं है। ठीक है, वजह उसकी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कर रहे हैं वो 3 साल के वक्फे से आते हैं, यानी अब 2019 के एस्टीमेट्स आ गए हैं, अब 2020 के आएंगे तो वो 2023 में आएंगे, 2021 के आएंगे, 2024 में आएंगे। 3 साल के बाद ये सब अपने वैल्यूज अपडेट करते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये कंसिडर करते हैं, तो कुछ डेटा 3 साल बाद 2 साल बाद उसको मिलती है, उस वजह से सब डेटा कंसिडर करने के लिए उसको वेट करना पड़ता है, यानी डायरेक्ट ये बस कैलकुलेशन नहीं करते। तो 3 साल बाद जब उस साल की यानी 2019 की सब डेटा कलेक्ट हुई तो फिर ये तकरीबन ये पब्लिश करते हैं उसको। तो टोटल बायो कैपेसिटी अर्थ की कितनी है, 12.12 रफली बिलियन ग्लोबल हेक्टर। ठीक है, पर कैपिटा ये नहीं है, इसके तरफ मैं आ रहा हूँ, पर कैपिटा ये नीचे है। ठीक है,
तो टोटल बायो कैपेसिटी, ग्लोबल बायो कैपेसिटी इसको हम कहते हैं। तो ये 12.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया बोथ ऑन लैंड, लैंड में कितने हैं 9.8 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर, और वाटर पे ऑन अर्थ इन 2019 ये था। डिवाइडिंग दिस बाय द नंबर ऑफ पीपल अलाइव इन दैट ईयर, इससे आपको क्या मिलेगा, इट गिव्स यू पर कैपिटा, यानी टोटल बायो कैपेसिटी कितनी है अर्थ ग्लोब की, और कितनी आबादी है उस साल में, यानी 2019 में 7.7 बिलियन आबादी थी और टोटल ग्लोबल बायो कैपेसिटी ये थी। तो 12.12 को 7.7 पे डिवाइड करे तो 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन आता है। ठीक है, तो एक इंसान के लिए कितने ग्लोबल हेक्टेयर बायो कैपेसिटी है, 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन। इट इज रफली 1/4 ऑफ द प्लेनेट अर्थ सरफेस एरिया, यानी टोटल जो 12.2 हम ले रहे ये तकरीबन चौथा हिस्सा होता है पूरे अर्थ सरफेस का। दिस एरिया आल्सो नीड्स टू अकोमोडेट द वाइल्ड स्पीशीज दैट compete फॉर द सेम बायोलॉजिकल मटेरियल स्पेसीज ह्यूमन। इसमें वाइल्ड स्पीशीज भी आते हैं। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, एक वीक पॉइंट है कि वाइल्ड स्पीशी हम इसमें कंसिडर अक्सर नहीं करते, सिर्फ ह्यूमन के इर्द गिर्द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कंसेप्ट घूमता फिरता है। तो ये आगे हम फिर पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि बायोलॉजिकल कैपेसिटी हम ग्लोबली भी काउंट करते हैं, 2.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टेयर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया बहुत, ये डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रीजन्स का ये सब का जमा कर लेते हैं। फिर हम पर कैपिटा किस तरह निकालते हैं बायो कैपेसिटी एक ईयर में, तो हम पूरी दुनिया की आबादी उस टाइम जितनी होती है तो उस पे डिवाइड करते हैं टोटल बायो कैपेसिटी ऑफ द अर्थ को, वो क्या है 12.2 है और 2019 में 7.7 बिलियन आबादी थी, तो 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन आता है। बायो कैपेसिटी इज द एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड अवेलेबल टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज और एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट given current management practices. By capacity is measured in standard units called global hectare. ये मैंने आपको बताया कि by capacity क्या है, the area of productive land available to produce resources or absorb waste, carbon dioxide waste given current management practices. तो by capacity is measured in standard units called global hectares. global hectare में इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट कैलकुलेशंस है कि कंट्री बेस्ड टोटल बायो कैपेसिटी, मैंने आपको कहा कि बायो कैपेसिटी जिस तरह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, तो बायो कैपेसिटी आप एक सिटी की भी निकाल सकते हैं, एक कंट्री की भी निकाल सकते हैं, पूरे अर्थ की भी निकाल सकते हैं, और पर कैपिटा भी निकाल सकते हैं, यानी पर इंसान कितनी प्रोडक्टिव लैंड अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे, ताकि उसकी रिसोर्सेस और उसके वेस्ट वगैरह को यूज कर सके और रिसाइकल कर सके। ठीक हुआ, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट लिस्ट है। ब्राजील की टोटल बायो कैपेसिटी क्या है, ग्लोबल हेक्टर्स, ये ब्राजील की टोटल बायो कैपेसिटी है। ठीक है, इस तरह ये चाइना की टोटल बायो कैपेसिटी है, इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो ये लोग बायो कैपेसिटी है टोटल कंट्री बेस। ठीक है, ये कंट्री बेस बायो कैपेसिटी है कि मतलब क्या मतलब है कि अर्थ की जो टोटल बायो कैपेसिटी है उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड स्टेट की, चाइना की, ब्राज़ील की। तो बायो कैपेसिटी इनकी, ठीक है, ये टॉप 9 या 10 मैंने उठाए हैं सिर्फ, तो ये वेरी कर रहा है, ये इस तरह नहीं है कि ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन वेरी, तो ये आप इसमें थोड़ा सा नज़र डालें, तो ये 3 सिर्फ आप याद रख के, ठीक है, कि ब्राज़ील, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे ये बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यूज़ है, आगे हम इसको और भी थोड़े पुराने रिकॉर्ड से भी कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, बायो कैपेसिटी कंट्री वाइड। ठीक है, ये फिर अपने परसेंटेजेस है, जो डार्क ग्रीन है इनके अबव 150 बिलियन है। ठीक है, और जो ये है सॉरी 50% से अबव कंट्रीब्यूशन है इनके ग्लोबल बाई कैपेसिटी में। बाई कैपेसिटी पर पर्सन, बाई कैपेसिटी पर पर्सन इक्वल्स टोटल बाई कैपेसिटी ऑफ अ रीजन डिवाइडेड बाय द रीजन पॉपुलेशन। सिंपल, टोटल बाई कैपेसिटी जितनी है आपने यूएसए की निकालनी है पर पर्सन बाई कैपेसिटी, तो आप बस उसकी जो टोटल बाई कैपेसिटी अभी ऊपर हमने पढ़ी उसके
उसको डिवाइड करना है किस पे, उसकी आबादी पे। यूएसए की जो आबादी है या पाकिस्तान की बाई कैपेसिटी निकालनी है पर पर्सन, तो पाकिस्तान की टोटल बाई कैपेसिटी को लेके उसको डिवाइड करे किस पे, पॉपुलेशन पे। द एवरेज बायो कैपेसिटी पर पर्सन फॉर द एंटायर वर्ल्ड इज 1.7 ग्लोबल हेक्टेयर। एवरेज बायो कैपेसिटी पर पर्सन, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि 1.6 या 1.7 आता है। कंट्री विद एन एवरेज बायो कैपेसिटी ऑफ 3.4 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन हैव ट्वाइस एज मेनी रिसोर्सेज एज द वर्ल्ड एवरेज। ये वैल्यू जितने हाई होगी किसी कंट्री की यानी पर कैपिटा, तो इट मीन्स के वो उनके पास बहुत ज्यादा बायो कैपेसिटी, यानी वो ज्यादा बायो कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे ग्लोबल में, ग्लोबल बायो कैपेसिटी में। ठीक है, यानी यहाँ पे एग्जांपल दे रहे कि एक कंट्री की 3.4 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन बायो कैपेसिटी है, तो उसके पास रिसोर्सेज क्या है, हैव ट्वाइस एज मेनी रिसोर्स एज द वर्ल्ड एवरेज। समझ आ रहे, ये एवरेज बायो कैपेसिटी है। तो अगर एक कंट्री की 3.4 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन है, तो इसका मतलब है, मतलब एवरेज बायो कैपेसिटी पर पर्सन ऑफ द वर्ल्ड ये 1.7 है। तो इस वैल्यू को लेते हुए अगर हम ले कि एक कंट्री की बायो कैपेसिटी 3.4 ग्लोबल हेक्टेयर है पर पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास डबल रिसोर्सेज है जितना वर्ल्ड के एवरेज है। यानी वर्ल्ड के एवरेज रिसोर्सेस के पर कैपिटा रिसोर्सेस के कंपैरिजन में इस मुल्क के पास हर इंसान के लिए डबल रिसोर्सेज है वर्ल्ड के एवरेज ग्लोबल हेक्टेयर बाय कैपेसिटी पर पर्सन के कंपैरिजन। यानी उधर 1.7 है, एक इंसान पूरी दुनिया में अगर एवरेज बाय कैपेसिटी ग्लोबल बाय कैपेसिटी हम लेते तो वो 1.7 है। ये 1.7 ग्लोबल हेक्टेयर बायो कैपेसिटी है एक इंसान के लिए पूरी दुनिया में एवरेज। लेकिन अगर एक कंट्री की अब 3.4 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन बायो कैपेसिटी है, यानी पर कैपिटा वैल्यू 3.4 है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पॉपुलेशन है हर इंसान के लिए दो गुना रिसोर्सेज अवेलेबल है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज। समझ आ रहा है? तो इधर देखे ये गयाना, सूरीनाम, गुयाना, गैबन, बोलिविया, कनाडा, मंगोलिया, इनके ये देखिए कंट्री रैंक बाय टोटल बाय कैपेसिटी पर कैपिटा इन ग्लोबल हेक्टेयर, तो ये बहुत हाई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, टॉप 9 मैंने उठाए, ये बहुत हाई। तो ये इन ऐसे कंट्रीज को जिनके बायोलॉजिकल कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है टेक्निकल, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये देखें जिनके बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये डार्क ग्रीन स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ये पर कैपिटा। वर्ल्ड बाय कैपेसिटी टोटल लैंड टाइप्स के फॉर्म में अगर लें तो देखें नॉन प्रोडक्टिव, ज़्यादातर लैंड नॉन प्रोडक्टिव, वो हमने पढ़ा कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 1/4 ये सिर्फ प्रोडक्टिव है, बायो कैपेसिटी है। ये जो है ज़्यादातर क्या है, ये नॉन प्रोडक्टिव है। तो लैंड टाइप क्रॉपलैंड 1.5 ये पुरानी वैल्यू है, अब 12.2 है। ठीक है, और यानी उस टाइम ये आबादी थी, आजकल 7.7 बिलियन है। ठीक हुआ, तो ये एवरेज ग्लोबल हेक्टेयर है। और इसमें क्रॉपलैंड का कितना कंट्रीब्यूशन है बाई कैपेसिटी में, ग्रेजिंग पास्चर लैंड 3.4 है। और यानी क्रॉपलैंड क्योंकि हम के तो उगाते वगैरह है तो सरफेस एरिया कम, इस वजह से कंट्रीब्यूशन कम है। 3.7 फॉरेस्ट के है, 2.4 फिशिंग एरिया के है, एक्वाटिक इकोसिस्टम वगैरह, और बिल्ट अप लैंड वगैरह इतने कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बाई कैपेसिटी। तो ये लैंड टाइप्स क्रॉपलैंड्स, और उसके बेस पे 1 2 3 4 5 यानी जो मेन हमने लिया था 6 कंपोनेंट कि उन कंपोनेंट से कितने कितने बाई कैपेसिटी वर्ल्ड एवरेज बाई कैपेसिटी में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। इकोलॉजिकल डेफिसिट और रिजर्व और बाई कैपेसिटी डेफिसिट और रिजर्व। इकोलॉजिकल डेफिसिट कैसे कहते हैं या इकोलॉजिकल रिजर्व कैसे कहते हैं, ये सेम, यानी इकोलॉजिकल डेफिसिट और बायोलॉजिकल डेफिसिट ये सेम मीनिंग रखते हैं। और दूसरा इकोलॉजिकल रिजर्व और बायो कैपेसिटी रिजर्व, दे आर सेम टर्म्स। ठीक है, इकोलॉजिकल डेफिसिट
या बायोकैपेसिटी डेफिसिट, सेम मीनिंग, या इकोलॉजिकल रिजर्व या बायोकैपेसिटी रिजर्व, ये दो अपोजिट टर्म्स है। यानी या इकोलॉजिकल डेफिसिट इस्तेमाल होता है या बायोकैपेसिटी डेफिसिट इस्तेमाल होता है, और इसके अपोजिट टर्म जो है इकोलॉजिकल रिजर्व या बायोकैपेसिटी रिजर्व है। तो ये क्या कहते हैं, ऑलरेडी कुछ मैंने कहा, इकोलॉजिकल डेफिसिट और रिजर्व और बायोकैपेसिटी डेफिसिट और रिजर्व, ये कैसे कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द बायोकैपेसिटी एंड द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ अ रीजन और अ कंट्री। इसको हम इकोलॉजी यानी हम डिफरेंस मालूम करते हैं जब बायोकैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की, एक रीजन की, एक कंट्री की, तो हमारे पास दो कंडीशन आते हैं। वो दो कंडीशन क्या है कि इकोलॉजिकल डेफिसिट अकर व्हेन, यानी when the footprint of a population exceeds the biocapacity of the area available to that population। तो फिर क्या है ये इस कंडीशन को हम इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं कि जब एक कंट्री, एक रीजन का या एक पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू ये ज्यादा हो बायोकैपेसिटी वैल्यू से, तो फिर यानी डिमांड ज्यादा है और बायोकैपेसिटी सप्लाई कम है, तो सप्लाई जितनी है उससे डिमांड ज्यादा है, तो इसको हम फिर कहते हैं कि दिस कंट्री इज इन इकोलॉजिकल डेफिसिट, इसको इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं, यानी खसारे में। दूसरे साइड पे व्हेन एन इकोलॉजिकल रिजर्व एग्जिस्ट, यानी व्हेन द बायोकैपेसिटी ऑफ अ रीजन एक्सीड इट्स पॉपुलेशन फुटप्रिंट। ठीक है, यानी दूसरे साइड पे हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल रिजर्व उसको कहते हैं जब किसी रीजन, किसी कंट्री, किसी पॉपुलेशन की बायोकैपेसिटी वैल्यू एक्सीड करती हो पॉपुलेशन के फुटप्रिंट वैल्यू से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल रिजर्व में कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये कंट्रीज, ये देखे इनकी पर कैपिटा वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये देखे हम कहते हैं कि इसकी रिसोर्स, इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे आसान लफ्ज़ों में कि एक को इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं जब किसी कंट्री की फुटप्रिंट वैल्यू ज़्यादा हो, किससे, बायोकैपेसिटी वैल्यू से, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंट्री, ये पॉपुलेशन, ये रीजन ये इकोलॉजिकल डेफिसिट में है। और कितना है वो फिर एक्सटेंड बताते हैं। दूसरे साइड पे इकोलॉजिकल रिजर्व एग्जिस्ट व्हेन द बायोकैपेसिटी ऑफ अ रीजन एक्सीड इट्स पॉपुलेशन। जब इकोलॉजिकल रिजर्व कंडीशन तब आकर होता है, यानी उसको हम इकोलॉजिकल रिजर्व कहते हैं जब बायोकैपेसिटी किसी रीजन की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ज्यादा हो। इफ देयर इज अ रीजन or national ecological deficit means that the region is importing biocapacity through trade or liquidating regional ecological assets। मतलब जब एक रीजन में हम कहते हैं या एक नेशन, एक कंट्री की हम कहते हैं कि ये इकोलॉजिकल डेफिसिट में है, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादातर चीज़ें यानी जो इजाफी डिमांड है वो कहाँ से, या इंपोर्ट के थ्रू या नेचर से रिसोर्सेज लिक्विडेट करेगा, लिक्विफाई करेगा, मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थ्रू ये नेचर से इकोलॉजिकल एसेट्स रिमूव करेगा। ठीक है, लिक्विडेटिंग मतलब ख़त्म कर रहा है, कम कर रहा है। और इमिटिंग वेस्ट इनटू अ ग्लोबल कॉमन्स, यानी दो तरीके हैं कि हम जब कहते हैं कि एक रीजन इकोलॉजिकल डेफिसिट में है तो ये मतलब खसारे में है, तो खसारे का मतलब है कि इसकी सप्लाई जो नेचुरल है वो जितनी है बायोकैपेसिटी उस रीजन की, उससे ये ओवर यूज जा रहा है, फास्टर इस्तेमाल कर रहा है अपनी रीजन को। तो दो रीजन है, या तो ये बाहर से प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, बाहर मुख्तलिफ कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, या अपनी ही उस रीजन के अंदर ऐसे ओवर यूज कर रहा है कि रिन्यूअल या रिसाइकलिंग फिर उस न्यूट्रिएंट की नहीं होगी, यानी डैमेज कर रहा है अपने एनवायरनमेंट को, या वेस्ट ऐसे इमिट कर रहा है जो बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो उसका अपना वेस्ट है, होना चाहिए कि उसके अपने हिस्से का एटमॉस्फेयर, अपने हिस्से का एनवायरनमेंट उसको रिसाइकल करे, लेकिन वो रिसाइकल तो इजाफी वेस्ट या रिमूव करे, यानी जितना उसकी लैंड सरफेस या बायोकैपेसिटी है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट की, उससे वो ज्यादा वेस्ट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो दो फॉर्म है इकोलॉजिकल डेफिसिट के, या वो ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है और या ज्यादा वेस्ट रिलीज कर रहा है हद से, जितनी बायोकैपेसिटी उसकी रिसाइकलिंग की है उतने उससे ज्यादा वेस्ट रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर। इन कंट्रास्ट टू द नेशनल स्केल, द ग्लोबल इकोलॉजिकल डेफिसिट कैन नॉट बी compensated for through trade and is therefore equal to overshoot by definition। इकोलॉजिकल डेफिसिट ये तो कंट्री वाइज हम कहते हैं कि इकोलॉजिकल डेफिसिट है और इकोलॉजिकल रिजर्व है,
लेकिन पूरी दुनिया के लिए हम क्या कहेंगे? यानी कंट्री वाइज तो हम ये कहते हैं कि ये कंट्री है पाकिस्तान, ये इकोलॉजिकल डेफिसिट में है। तो इकोलॉजिकल डेफिसिट हम इस देते हैं कि उसके इंपोर्ट्स को देते हैं। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स नहीं है और इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादातर चीज़ें, मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है, अपनी बाई कैपेसिटी, अपनी रीजनरेशन एबिलिटी से, अपनी वेस्ट एसिमिलेशन एबिलिटी से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके कंपैरिजन में हम कह रहे हैं कि ये कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, ज़्यादा चीज़ें बाहर से आती है इनके लोगों के लिए, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डेफिसिट है। लेकिन अर्थ के लिए हम किस तरह निकालेंगे? अर्थ तो बस एक फुल अर्थ है, उसमें तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं करते, तो इस वजह से उधर फिर जो कंसेप्ट है उसको हम ओवरशूट कहते हैं, इकोलॉजिकल ओवरशूट कहते हैं। इन कंट्रास्ट द नेशनल स्केल, यानी नेशनल स्केल कंट्री वाइज तो हम ये इकोलॉजिकल डेफिसिट और रिजर्व की बात कह सकते हैं, लेकिन इधर ग्लोबल स्केल पे हम ये बात नहीं कह सकते कि इकोलॉजिकल, तो इसके लिए ग्लोबल इकोलॉजिकल डेफिसिट कैन नॉट बी कंपेंसेटेड फॉर थ्रू ट्रेड। यानी हम उस उधर पर तिजारत के थ्रू हम नहीं बता सकते कि दुनिया में इतने बाहर से अर्थ को इंपोर्ट हो रहा है, मटेरियल बाहर से जा रहा है, बाहर बाहर जा रहा है और इतना मटेरियल ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो तिजारत या ट्रेड के थ्रू हम उधर इकोलॉजिकल डेफिसिट और रिजर्व पर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इधर हम फिर क्या करते हैं? ओवरशूट की बात करते हैं कि अगर पूरा अर्थ उसकी हम कैलकुलेशन करें और उसकी टोटल बाई कैपेसिटी से उसकी डिमांड यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा हो, तो फिर हम कहते हैं कि द अर्थ इज ओवरशूटिंग, यानी ये ह्यूमैनिटी ओवरशूट कर रहे हैं, यानी उसको हम इकोलॉजिकल ओवरशूट कहते हैं कि व्हेन द अर्थ इज कंज्यूमिंग और द अर्थ डिमांड यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज लार्जर देन इट्स नेचुरल बायो कैपेसिटी पर ईयर, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल ओवरशूट। तो ये देखें, ये यहाँ पे ये उससे ऊपर हम जा रहे, तो बस ये इसको इकोलॉजिकल ओवरशूट कहते हैं। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये रेड है, अगर कम है तो ये इकोलॉजिकल रिजर्व था, और ये इकोलॉजिकल रिजर्व है। अब ये ग्रीन देख रहे हैं ना, ये शेड, तो ये इकोलॉजिकल रिजर्व इस वजह से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू कम है इससे। और ये रेड जो है ये क्या है? इकोलॉजिकल डेफिसिट है, क्योंकि वी आर डिमांडिंग मोर देन द नेचुरल बाई कैपेसिटी। ये ग्रीन लाइन नेचुरल बाई कैपेसिटी है अर्थ की, और ये रेड लाइन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू है, और ये शेडेड रीजन ये शो कर रहे द एक्सटेंट ऑफ व्हाट इकोलॉजिकल डेफिसिट। यहाँ पे इकोलॉजिकल डेफिसिट ज्यादा, इधर इकोलॉजिकल डेफिसिट कम, इधर इकोलॉजिकल रिजर्व ज्यादा, इधर इकोलॉजिकल रिजर्व कम हो रहा है। सिंपल, जब बाई कैपेसिटी वैल्यू इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू से ज्यादा हो तो इकोलॉजिकल रिजर्व कंडीशन, और अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वैल्यू ज्यादा है बाई कैपेसिटी से तो फिर इकोलॉजिकल डेफिसिट कंडीशन। लेकिन ग्लोबल लेवल पे हम ये बात नहीं कर सकते तिजारत वगैरह बेस पे, तो हम फिर इकोलॉजिकल ओवरशूट की बात करते हैं। व्हाट इज इकोलॉजिकल ओवरशूट? Ecological overshoot is the phenomena which occur when the demand made on a natural ecosystem exceeds its regenerative capacity.